हाँ दोस्तों, चंद घंटों में ही ईरान ने इजराइल को बना दिया खंडहर, सारी दादागिरी घुसा दी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न होने लग गई जब अमेरिका समेत यूरोपीय देश भी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध विराम चाहने लगे? आखिर ईरान के हमलों और बमबारी के बाद में इजराइल में कितनी बड़ी भयंकर तरीके से तबाही आई, जिसकी बुनियाद पर अब अमेरिका भी सीजफायर की बात करने लग गया। आखिर ईरान ने इजराइल में किन किन जगहों पर किस किस अंदाज में बमबारी की, जिसके लिए कहा जा रहा है कि ईरान ने तो इजराइल को खंडहर में तब्दील कर दिया। वो इजराइल जो कि दादागिरी हर जगह दिखाता था, उसकी सारी दादागिरी ईरान ने एक तरीके से अंदर कर दी, घुसा दी। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले आपको बताता हूं कि 16 जून को क्या कुछ हुआ, कैसी तस्वीरें सामने आई। ईरान ने 16 जून की सुबह सुबह इजराइल पर मिसाइलों की जिस तरीके की बारिश की, जिस तरीके से झड़ी लगाई, उससे इजराइल और इजराइल के समर्थक देश में हताशा और खलबली है। पहली बार इजराइल को लगा कि उसने किसी गलत जगह पर दादागिरी दिखाने की नाकाम कोशिश की। पहली बार अमेरिका को लग रहा है कि ईरान पर हमले के लिए इजराइल को शह दे करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं ट्रंप। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह ईरान ने इजराइल पर बमबारी की है, उससे इजराइल की सारी हेकड़ी निकलती दिख रही है। पहली बार इजराइल की राजधानी तेल अवीव को किसी देश ने मिसाइल मार मार कर खंडहर में तब्दील कर दिया। दोस्तों, तस्वीरें आपके सामने हैं। 16 जून को ईरानी हमलों से इजराइल में रॉकेट सायरन बजने लगा। तबाही और अफरा तफरी का आलम हर तरफ दिख रहा। इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक ताज़ा हमलों में 16 जून को जिस तरीके से लोगों की जाने गई इजराइल में, जिस अंदाज में सैकड़ों लोग घायल हुए और जिस तरीके से इलाज के यूनाइटेड इस्तेजाला एनजीओ द्वारा मध्य इजराइल के 3 अलग अलग इलाकों में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। इजराइल की इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज मैगन डेविड एडोम यानी कि एमडीए कहती है कि पीड़ितों में महिलाएं और पुरुष सब शामिल हैं, सब पुष्टि कर रहे हैं, जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष थी। और बाद में जिस तरीके से आपने 15 जून को देखा, किस तरीके से लोगों को मारे जाने की ईरान के हमलों में खबरें सामने आई। और ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि साहब करीब करीब 75 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बहुत नाजुक है इजराइल में, जिनकी जान जाने की बीच में अटकी पड़ी है। ऐसी खबरें आ रही हैं। दोस्तों, एमडीए ने बताया कि अतिरिक्त तरीके से जो कैजुअल्टीज हैं उसको पता लगाने के लिए अलग अलग जगहों पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। लेकिन जिस अंदाज में इजराइल के ऊपर ईरान का अटैक हुआ, पहली बार इजराइल के ऊपर इस तरीके से किसी ने हमला किया। अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि ईरान इतना ज़्यादा पलटवार इतने बड़े स्तर पर करेगा। इजराइल के तो खैर गुमान में भी नहीं रहा होगा। इजराइल के पूरे केंद्र में विस्फोटक की आवाज़ें सुनाई गई, साथ ही कुछ मिसाइलों के जिस तरीके से फटने की आवाज़ें आई। पेटा टिकवा नगर पालिका ने घोषणा की कि शहर को एक इमारत में मिसाइल से जिस अंदाज में हमला किया गया, पूरी आसपास की इमारतें तहस नहस हो गई। तेल अवीव में जिस अंदाज में ईरान ने हमला किया, क्योंकि तेल अवीव इजराइल की राजधानी एक ऐसी जगह जहां पर माना ऐसा जा रहा था कि बहुत सुरक्षित है, मगर पहली बार तेल अवीव पर इतनी ज़्यादा तबाही मची है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर इजराइल ने अटैक किया था, इजराइल ने जिस अंदाज में हमला किया था, उसके बाद ईरान ने कहा था कि इसका नतीजा बहुत भयंकर होगा। तो ऐसे में इजराइल की जो रिफाइनरी थी, डिफेंस रिफाइनरी और डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए, उस पूरे हिस्से को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में दोस्तों इजराइल में लोगों को और जिम्मेदार ओहदेदारों को बंकरों में छिपे रहने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि साहब बंकर में ही रहें। मगर इस बीच में दोस्तों ईरान के फतेह एक यानी कि ईरान की मिसाइल है फतेह 1, जिसके आगे आयरन डोम फेल हो गया। ईरान ने इस हमले में पहली बार अपने फतेह 1 हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग किया है। दोस्तों, दुनिया ने सोचा नहीं था कि ईरान इतनी तबाही मचा देगा इजराइल के अंदर। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये मिसाइल बेहद तेज़ और रफ्तार में बहुत तेज़, हाई मैन्यूवरेबिलिटी
आड़ा तिरछा भागने के कारण इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम। यानी कि ये जिस तरीके से एक मिसाइल होती है, आप देखते हैं कि यूं जाती है, एक यूं जाती है, या मिसाइल जिस तरीके से आती है, लेकिन ये आड़ा तिरछा जिस तरीके से मिसाइल जाती है, इसको इंटरसेप्ट इजराइल नहीं कर पा रहा है ईरान के इस फतेह वन को लेकर के। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मिसाइल हमले के बाद में तबाही का मंजर पसरा है। बमबारी के बाद में इलाके की सड़कों पर सिर्फ खंडर बचे हैं, जहां जगह जगह टूटे घर हैं, जलती कारें हैं, गाड़ियां हैं, गड्ढे पड़ी हुई सड़कें हैं। एपी की रिपोर्ट के अनुसार ढेरों इमारतें बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। उधर दोस्तों, इस बीच में यमन के हूथियों ने भी जिस तरीके से 16 जून को मिसाइल दागी है, कैनन ने कहा कि यमन में हूथियों द्वारा दागी गई मिसाइल के कारण सायरन भी लगभग उसी जिस समय बजे। आईडीएफ ने लोगों से हमलों के स्थानों और रिकॉर्ड्स को प्रकाशित या फिर साझा न करने के लिए भी कहा। यानी कि इजराइल अपने लोगों से कह रहा है कि साहब इसे सोशल मीडिया पर या कहीं भी दूसरी जगहों पर इसे साझा ना किया जाए। दुश्मन अपने हमला करने की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए इसे रिकॉर्ड पर नजर रखता है। ईरान द्वारा मिसाइलों के नवीनतम हमले के तुरंत बाद इजराइल के उत्तर में ड्रोन घुसपैठ के सायरन बजने लगे, जिसमें रोश इलाके में भी शामिल था। दोस्तों, ईरान के हमलों से बिलबिला रहा इजरायली और इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिश ने 16 जून को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि तेहरान के निवासियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सोचिए किस तरीके से इजराइल तिलमिलाया हुआ है। वो इजराइल जो कि फिलिस्तीन और गाजा में मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोगों को मार चुका है, वो अब ये कह रहा है कि साहब ये बहुत हो रहा है। ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक किया। पहले अमेरिका ने खुद कहा कि इजराइल का एक तरफा हमला है, और जब ईरान उन नुकसान की भरपाई के लिए, अपने लोगों की जो जाने गई उनकी भरपाई के लिए वो बदला ले रहा है, तो फिर इजराइल तिलमिला रहा है। वो कहता है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि ये बात इस्टेब्लिश हो रही है कि इजराइल पर ईरान ने जो हमला किया उसमें बड़ा नुकसान हुआ। वो कहता है कि तेहरान का अहंकारी तनाशाह एक कायर हत्यारा बन गया है, जो आईडीएफ को अपने हमले जारी रोकने के लिए इजराइल में नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। सोचिए, इजराइल के डिफेंस सेक्टर से ये कहा जा रहा है, डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, जिससे उसकी क्षमताएं कमजोर हो रही। उधर हताश इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है नजाशी हनबगी ने आर्मी रेडियो से बातचीत करते हुए कहा कि अभी भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो कि पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा हैं। हनबगी ने कहा कि यह ऐसी लड़ाई नहीं है जो लंबे समय में ईरान खतरे को कम कर पाएगी। सन विश्लेषकों ने अब तक रिपोर्ट दी है कि ईरान के पास में लगभग 1500 से 2000 मिसाइलें हैं। हालांकि उसने पहले ही सैकड़ों मिसाइलें दाग दी है। दोस्तों, इससे पहले इजराइल ने ईरान में एक तरफा हमला किया, आपको हमने बताया था। आप जानते हैं किस तरीके से 2 दिन पहले इजराइल ने जिस अंदाज में ईरान पर हमला किया, जाहिर तौर पर उसका बदला तो ईरान को लेना था, मगर ये भूल गया था इजराइल और अमेरिका कि ईरान इतने बड़े स्तर पर बदला ले सकता है, अटैक कर सकता है। अब ऐसे में जबकि ईरान में एक तरफा हमला करके दर्जनों जगहों पर हमला किया था इजराइल ने, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। ईरान पर इजराइल ने जो हमले किए जिसमें ऊर्जा स्थल, रडार सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल और उनके लॉन्चर शामिल थे। इजराइल ने ईरान के कई शीर्ष खुफिया अधिकारियों को मार डालने का दावा भी किया था। इजरायली रक्षा हमलों में पूर्वोत्तर ईरान के मशहद हवाई अड्डे पर एक ईरानी ईंधन भरने वाले विमान पर भी बमबारी की, जो इजराइल से लगभग 2300 किलोमीटर यानी कि 1450 मील के आसपास दूरी है। सेना ने 16 जून को बताया कि उसने मध्य ईरान में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रशिक्षण स्थलों पर हमला किया। यानी कि अब जवाबी कार्रवाई में, या फिर यूं कहें कि अब इजराइल भी ईरान पर अटैक कर रहा है। 15 जून को इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने घोषणा की कि तेहरान में आईआरजीसी के कुद्स बल और उनकी सेना ने संबंधित बुनियादी ढांचे पर हमला करके ईरान के हथियार उत्पादन क्षमताओं को कमजोर किया। देश भर में कई अन्य हथियार उत्पादन स्थलों को भी निशाना बनाया गया। दोस्तों, ईरान के करारा जवाब और जवाबी हमलों के कारण अब दुनिया युद्ध विराम की बात करने लगी है। खुद ट्रंप और यूरोपीय देश भी। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल ने कहा कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन मिडिल ईस्ट तनाव को कम करने के मद्देनजर ईरान के साथ में परमाणु कार्यक्रम पर फौरन बातचीत करने के लिए तैयार है। अब सोचिए, ईरान ने जब जवाबी हमला शुरू किया तो फिर बातचीत और सीजफायर की बात आने लगी। मध्य पूर्व की यात्रा पर आए
वेटफुल कहते हैं कि वो इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तेहरान इससे पहले के अवसर का फायदा उठाने में नाकाम रहा। वो ये बात बताते हैं। दरअसल जर्मनी के विदेश मंत्री उस तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें ईरान ने 15 जून को प्रस्तावित बातचीत को ठुकरा दिया था। ईरान ने कहा कि उसके ऊपर युद्ध थोपा गया तो अब बातचीत का फायदा है ही नहीं। वेटफुल ने जर्मन ARD रेडियो से कहा कि मुझे उम्मीद है कि अभी भी संभव है, जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन तैयार हैं। हम ईरान को परमाणु कार्यक्रम के बारे में फौरन बातचीत की पेशकश करते हैं। मुझे उम्मीद है प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। ये भी इस संघर्ष को शांत करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है कि ईरान और इजराइल यूरोप के लिए कोई खतरा पेश नहीं करते हैं। वेटफुल 15 जून को ओमान पहुंचे थे। वहां उन्होंने कहा कि संघर्ष तभी समाप्त होगा जब ईरान और इजराइल पर सभी पक्षों से दबाव डाला जाएगा। अगले सप्ताह हिंसा रोकने के लिए दोनों पक्षों की ओर से गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मानना है कि ईरानी सरकार गिर सकती है, वेटफुल ने कहा कि उनका अनुमान है इजराइल का इरादा तेहरान में प्रशासन को गिराने का नहीं है। यानी कि दोस्तों, अब दुनिया और दुनिया के देश ईरान के हमले के बाद में बातचीत की टेबल पर आने के लिए दबाव डालना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इजराइल ने सोचा नहीं था ईरान इतनी ज़बरदस्त तरीके से हमला करेगा। खुद अमेरिका ने नहीं सोचा था। मगर दोस्तों, ईरान पर इजराइल की दादागिरी का अंदाज और हमला तो पूरी दुनिया ने देखा, जो एक तरफा था। मैं मानता हूं कि इजराइल मोदी सरकार का परम मित्र है, तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान हमारा पुराना मित्र है। मगर फिर भी मोदी सरकार इजराइल के एक तरफा बमबारी की शुरुआत के बावजूद मोदी साहब इजराइल की ही एक तरीके से सराहना करते दिखे हैं। मगर दोस्तों, हद तो तब हो गई थी जब ईरान पर इजराइल द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा और गाजा इलाके पर इजराइल की बमबारी को रोकने के लिए हुए मतदान में मोदी सरकार के वोट न करने पर पूरे देश और दुनिया में मोदी सरकार की निंदा हुई। ईरान पर इजराइल की दादागिरी और उसके भले हमले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पोस्ट करके लिखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इजराइल द्वारा हाल में ईरानी धरती पर की गई बमबारी और टारगेटेड हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। ये खतरनाक उकसावे की कार्रवाई है जिसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। ईरान की संप्रभुता पर यह हमला और उसके अधिकारों का उल्लंघन, चाहे वो हवाई हमलों के जरिए हो या फिर गुप्त हत्याओं के माध्यम से, अस्थिरता को और बढ़ाता है, भावी संघर्ष के बीच बोता है। कांग्रेस पार्टी के दृढ़ विश्वास है कि हिंसा के बजाय कूटनीति, संवाद, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आगे बढ़ा करके एकमात्र वैध और स्थायी मार्ग यही है। आक्रामकता तुरंत समाप्त होनी चाहिए। सैन्य टकराव की निरंतरता पहले से नाजुक क्षेत्र को व्यापक युद्ध में धकेलने का जोखिम पैदा करती है, जिसका मानवीय और आर्थिक दोनों दृष्टि से विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। भारत के ईरान के साथ में लंबे समय से सांस्कृतिक संबंध रहे और हाल के दशकों में इजराइल के साथ रणनीतिक संबंध भी विकसित हुए। ये विशिष्ट स्थिति हमारे देश को तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और इसकी नैतिक जिम्मेदारी, कूटनीतिक प्रभाव दोनों ही प्रदान करती है। पश्चिमी एशिया में लाखों भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में शांति न केवल एक भू राजनीतिक चिंता है, बल्कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित भी है। भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए, उपलब्ध हर कूटनीतिक माध्यम का उपयोग करना, तनाव कम करने, संवाद को पुनर्स्थापित करने का प्रयास और इसका बढ़ावा देना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से मोदी सरकार को जिस अंदाज में आईना दिखाने की कोशिश की है, मगर सरकार का रवैया तो आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच में ईरान ने जिस तरीके से तबाही इजराइल में मचाई है, खास तौर पर इजराइल की राजधानी तेल अवीव में, वह इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है। अब ऐसे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।